नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जहाँ पे हमने जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का उसको स्टडी किया था। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, यहाँ पे इसको बहुत ध्यान से समझना। इम्पोर्टेंट यही है कि इलेक्ट्रिक सेल बोलते किसको है और इसका काम क्या है। इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो करंट के फ्लो को मेंटेन करता है। किसको करता है? करंट के फ्लो को मेंटेन। तो आप लिख सकते हैं सिंपल सी, इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच इज द मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? ये तो क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे सिंपल से लिख सकते हैं डेफिनेशन को सिंपल वर्ड में, मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? सेकंड थिंग है कि जो इलेक्ट्रिक सेल है ना, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसका क्या करता है? कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? अभी हम इसके बाद इलेक्ट्रिक सेल का अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो इस तरीके से इसका क्या होता है, डायग्राम होता है। और इस डायग्राम के अंदर दो रोड होती हैं। एक को बोलते हैं अपन एनोड और दूसरी क्या बोल देंगे, कैथोड बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे? कैथोड बोल देंगे। तो ये हमारे दो रोड हो गई, इसको बोल दिया अपन ने एनोड, एक को बोल दिया कैथोड। कोई बोल सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि सर इधर की एनोड होती है इधर कैथोड होती है, वो डिपेंड, ऐसा कुछ नहीं है। एक एनोड होती है कैथोड होती है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहीं भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है उधर भी हो सकती है, सब ये कोई खास नहीं। और इसमें ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या भरा होता है इसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपना क्या है, वेसल है कोई, कंटेनर बोल सकते हो आप इसको। और ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा एक डायग्राम। इसके अंदर अब हमारा जो ये इनके बीच में अगर कोई, ये किसका डायग्राम है? सेल का डायग्राम है। अब क्या होता है कि इन सेल के बीच में, जैसे ये दोनों सेल है तो यहाँ पर इसके दो टर्मिनल्स बनते हैं, ये टर्मिनल बन गए। अब यहाँ इस टर्मिनल से लेके मैं बहुत सारे कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको अपन बात करते हैं। तो इसकी जैसे फर्स्ट टर्म्स अगर हम बात करें तो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है इसके अंदर? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे विशेष कर ध्यान देना। इंटरनल रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो इन रोड के बीच में अप्लाई होता है। कैसे होता है आप मुझे बताओ। अगर यहाँ से अपन जो कोई अगर लोड यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लोड लगता है, तो यहाँ पे लोड लगने के साथ में इसमें क्या फ्लो स्टार्ट हो जाता है? एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, एनोड कैथोड। इस तरीके से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो करंट का फ्लो स्टार्ट होता है जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उनकी डायरेक्शन कोई भी, उनकी डायरेक्शन वो डिपेंड करती है प्लस माइनस पर। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की कुछ गति में जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी, उसमें कमी आएगी। इस सॉल्यूशन के अंदर कमी आएगी। इसका मतलब अपोज द फ्लो। तो फ्लो क्या हो जाएगा? अपोज हो जाएगा। और जहां फ्लो का अपोज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये इस सेल के अंदर इस सेल के अंदर उस फ्लो का अपोज हो रहा है। इस सेल के अंदर उस फ्लो का क्या हो रहा है? यहाँ पर अपोज हो रहा है। अपोज का मतलब होता है रोकना, उसको गति को कम कर देना। तो यहाँ पे अपोज हो रहा है, उसी को हम क्या बोल देंगे? यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब आप कहते हो कि सर इसमें डेफिनेशन क्या बनेगी? तो इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बनती है, इट इज डिफाइंड एज अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्लियर? ये क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है। क्लियर हो गया? तो हमारा ये इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। काम क्या है इसका? अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ये इसका हो गया। अब दूसरी जो टर्म है ना, वो इंपॉर्टेंट है, सुनना। इंटरनल एनर्जी के बाद दूसरी टर्म है हमारी टर्मिनल वोल्ट था। टर्मिनल वोल्टेज क्या है?
टर्मिनल वोल्टेज हिंदी में बोलते हैं टर्मिनल वोल्ट का। तो यहाँ पे क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। अब देखो भाई, टर्मिनल अपन किसी को बोलते हैं, कोई जो एंड होता है, और वोल्टेज बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो अपन सिंपल बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रेजेंट एट एंड्स ऑफ द वायर, एंड्स ऑफ द सर्किट बोल सकते हो, एंड्स ऑफ द वायर बोल सकते हो, इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। मेरी बात ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रेजेंट ऑन एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक वायर इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। समझ आ गया। जैसे ये कोई टर्मिनल वोल्ट, ये है, जैसे देखें, अब देखो एक टर्मिनल इसका ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये हो गया, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब ये आप कह रहे हो सर पोटेंशियल डिफरेंस, भाई इसका पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपन ये भी बोल सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर इज नोन एज, या प्रेजेंट द, इज नोन एज क्या बोल देंगे, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। समझने की बात ध्यान देना, इसके डेफिनेशन बहुत सारी बन सकती है यहाँ से, लेकिन अपने को सिंपल बोलना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में टर्मिनल वोल्टेज होगी, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डेफिनेशन में लिखना चाहूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एट, या बिटवीन लिख लो, बिटवीन एंड्स ऑफ द वायर, एंड्स ऑफ द सर्किट लिख लो ना, एंड्स ऑफ द सर्किट, क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज हो गई। उसके अलावा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारा ये चीज क्लियर। अब लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है अपना थर्ड, और अगर हम थर्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो उसको बोलते हैं हमारा EMF। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या बोलते हैं इसको, EMF। इस तरीके से हम इसको शॉर्ट में EMF बोलते हैं, और लिखते भी EMF है, लेकिन इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप कह रहे हो कि सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, भाई देखो सिंपल सा, इसके अंदर क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम फोर्स लगा दें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा दें, तो इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन चल मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कुछ परसेंट नहीं है, अब हमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराए तो उसके ऊपर क्या अप्लाई करना होगा, फोर्स अप्लाई करना होगा। तो अगर वो फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वही क्या होता है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन मोटिव मतलब उनका मोशन कराने वाला, फोर्स बल, तो इलेक्ट्रॉन को मोशन मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। समझ आ गया। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है कि इसको वर्क डन बोला गया है। इसमें डेफिनेशन क्या बोली गई है इसकी, कि द वर्क डन ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज मतलब यूनिट चार्ज बोल सकते हो आप, द वर्क डन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंटायर द सर्किट। द वर्क डन मतलब वर्क काम कर रहे हैं, द वर्क डन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंटायर द सर्किट। एंटायर का मतलब यहाँ पे दो है, एक तो जो बाहर का हो गया उसको बोल देंगे एक्सटर्नल, जो अंदर वाला हो गया उसको क्या बोल देंगे, इंटरनल बोल देंगे। समझ आ गया। बाहर वाला तो क्या हो गया एक्सटर्नल, अंदर वाला क्या हो गया इंटरनल। तो एंटायर में दोनों आ गए, ENTIR, एंटायर का मतलब पूरा, एंटायर में दो हो गए, तो एक्सटर्नल आ गया, एक इंटरनल आ गया। तो यहाँ पर सिंपल अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस E से, इससे इसका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसका डेफिनेशन अगर हम बनाए, देखो मैंने हर किसी की डेफिनेशन लिखी है, अगर आपको लंबी वाली डेफिनेशन याद नहीं होती तो ये 2 लाइन तो लिख सकते हो, ये 2 लाइन भी नहीं हो रही पूरी, ये तो याद रख सकते हो ना। यही अगर याद रख लिया तो समझो कि डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। और थ्योरी में चीजें बिल्कुल सॉल्यूशन में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा आपको याद देनी है, समझना है बस, बाकी याद करना तो अपने आप हो जाएगा। याद तो अपने आप हो जाएगा, जब किसी चीज को अपन 10 बार पढ़ते हैं ना तो वो माइंड में टिकी जाती है भाई। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ आपको, आप मेरे लेक्चर्स पढ़ रहे हो, देख मैं एक इंसान हूँ और इंसान से गलतियां हो जाती है। हो सकता है कि कहीं मैंने
कुछ गलतियां भी की हो और मैं गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ, सिमिलरली आप भी अपनी गलतियों को सुधारना स्टार्ट कर दो। मैं भी सुधारता हूँ, ऐसा नहीं गलती हो जाती है मैं सुधार लेता हूँ, आप भी अपनी गलतियों को सुधारा करो, है ना। सिंपल से अगर किसी चीज को समझना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा कंसंट्रेशन, उसके बारे में थिंकिंग, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में जानना कि ये एक्चुअल में क्या है। अब जैसे बोलते हैं ना कि सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो अब सब इसको रट्टा मारेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बहुत है, द वर्क डन, द वर्क डन, द वर्क डन, और पता ही नहीं है द वर्क डन तो हो गया, लेकिन वर्क डन कर क्या रहे हैं यही नहीं पता। फिर छोड़ेंगे, अरे यार ये क्या हो गया, फिर परेशान हो जाएंगे बहुत ज्यादा कि क्या हो रहा है, ये याद ही नहीं हो रहा। फिर अपन उसको फिर रटेंगे, फिर याद करेंगे, फिर रट्टा मारेंगे, एग्जाम से पहले फिर रट के जाएंगे और एग्जाम में भूल गए तो गया। लेकिन मैंने कह दिया, मैंने समझाया आपको कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है। अरे भाई कुछ नहीं रखा इंग्लिश बोलने में, हिंदी बोलने में, जो भाषा हमें समझ आ जाए ना उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो, जो आपको सरल लगे। अगर मारवाड़ी लग रही है तो, मेवाड़ी लग रही है तो, राजस्थानी लग रही है तो, हरियाणवी लग रही है तो, हिंदी लग रही है तो, इंग्लिश लग रही है तो, बस अपने को समझ आ जाना चाहिए। और जब अपने को समझ आ जाता है ना तो लिखना तो अपने को आता ही है, पता है आपको। जब कुछ नहीं आता तो पेज भर देते हो आप, तो यहाँ तो अपने को वैसे ही बहुत कुछ आ जाएगा जब अपन समझ लेंगे। तो सिंपल सी बात है, अपन लिख सकते हैं, है ना। तो अपन बात कर रहे थे ईएमएफ की, तो इसकी डेफिनेशन लिखा हूं तो मैं लिख सकते हैं द वर्क डन ब्रिंगिंग भी लिख लो यार, ब्रिंगिंग का मतलब ले जाना होता है, ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज इन एंटायर सर्किट, एंटायर लिख देना WEXT प्लस WINT सर्किट। हो गया भाई, डेफिनेशन हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गया ई का। अब हम देखा था जो W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल है। अब ये एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो ये वर्क डन है ना किसके द्वारा है, सेल के द्वारा है। तो यहाँ पे लिख देना वर्क डन बाय द सेल, यहाँ पे लिख देना बाय द सेल। ये किसके द्वारा वर्क डन हो रहा है, सेल के द्वारा हो रहा है। ये चीज ध्यान इसलिए मैंने बताई आपको कि वर्क डन किस में हो रहा है, सेल में हो रहा है। भाई सेल का जिक्र होना चाहिए, नहीं तो वर्क डन तो पहले भी हुआ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हुआ था ना। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखना कि बाय द सेल हो रहा है। बाकी है पोटेंशियल ये एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे वर्क डन है तो ये पोटेंशियल इसमें पे आएगी। ये बाहर का अंदर का दो भाग हो गए। अगर दो पोटेंशियल मिल जाते हैं, एक इंटरनल एक आउटर, और दोनों मिलने के बाद जो क्या बनाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ईएमएफ बनाते हैं। बात यही खत्म नहीं होती। अब इसके आगे जो है उसको अपन देखते हैं कि क्या करता है। ये अपन समझ आ गया, इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से, अपने कोई जरूरत है नहीं, हम चीजों को सीख गए। और अगर आपने जरूरत पड़ती है तो अपन पीछे कर लेना भाई, वीडियो को वापस देख के और फिर समझ लेना वापस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम बात कर रहे थे ईएमएफ की। तो यहाँ पे वर्क डन जो टोटल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, दो पार्ट्स में, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ठीक है। अब देखो इंटरनल, अगर हम W की बात करें तो हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स होता है W/Q, और इसी टर्म से हम W इक्वल्स टू क्या सकते हैं, VQ लिख सकते हैं कि भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू V एक्सटर्नल और Q प्लस V इंटरनल और Q। अब यहाँ पे एक चीज ली हमने, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कौन सा है, यूनिट है। यूनिट का मतलब Q इक्वल्स टू 1C। तो यहां से क्या हो जाता है, W इक्वल्स टू V एक्सटर्नल प्लस V इंटरनल। अब इंटरनल एक्सटर्नल के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल r। चाहो तो आप यहाँ सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हो, W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटरनल चल लिख लो यार, I कैपिटल R प्लस ये क्या हो जाएगा I स्मॉल r। और चाहो तो आप इसको V रहने देना एक्सटर्नल को। इसको जो V एक्सटर्नल है ना, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, V एक्सटर्नल इक्वल्स टू होता है टर्मिनल वोल्टेज। क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसको अपन ये तो ये लिख सकते हैं, और करके अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू V प्लस IR। अब यहाँ कह लो सर W क्या है, वर्क डन, V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो अपना ये क्या होता है, अब यहाँ पे अब अपना जो ये वर्क डन है, अब ये वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ईएमएफ के इक्वल। भाई ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन ही तो होता है। तो ईएमएफ किसके बराबर हो गया, W के। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, इस तरीके से। तो यहाँ से अपनी जो नई इक्वेशन बनती है
वो बन जाती है E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। अब यहाँ पे इक्वेशन बनती है, अगर आप यहाँ पे E निकालते हो तो ये बन जाती है, अगर अपने को V चाहिए तो अपन ये भी बोल सकते हैं E माइनस आई आर। ठीक है, इस तरीके से अपन दोनों जो चीजें हैं अपन उनको यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट की कि जो V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर होता है, और यहाँ पे क्या किया था अपने कि जो V इक्वल्स टू वो भी क्या होता है ई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस जो वैल्यू है इससे अपन यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से अपन आर की वैल्यू निकालना चाहें, देखो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई माइनस वी, यहाँ से देखो और अपॉन आई। ये किसकी वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई, मतलब कि ई माइनस वी और आर रह गया तो अपॉन आई आ जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूले पे निकाल सकते हो अपन। ठीक है, और इसमें टर्म्स बनना चाहो तो अपन अगर आई आर की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो इसका और भी यहाँ पे बन सकते हैं। ये कह रहे सर आप इतने सारे क्यों बना रहे हो, भाई इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि अपना पता नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, वहां पे कई फॉर्मूले अपने यूज होंगे, तो इन फॉर्मूले को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। एक फॉर्मूला याद रखो, उनसे मॉडिफाई करते रहो। तो यहाँ पे देखो जैसे आर की टर्म्स पूछ ले, अब कैपिटल आर आ गया तो इसी टर्म से देखो क्या हो जाएगा ई आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आई कॉमन तो क्या हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ से आई में निकालूं तो ये भी हो सकता है ना ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, ये टर्म्स बन गई। अब इलेक्ट्रिक करंट की टर्म्स ये भी होती है, ये कब होती है जब ई और वी गिवन हो, और ये कब होती है जब स्मॉल आर और कैपिटल आर और ई गिवन हो और आई गिवन हो। तो यहाँ से इस तरीके से अपन आई की निकाल सकते, आई यहाँ निकालोगे तो स्मॉल आर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये तो आर की है, अगर मैंने कि सर आई निकाला तो आई अपन इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो आई की बन जाएगी। तो यहाँ से आई बन सकते हैं, अगर आई की निकाले तो ये हो गया ई वाई माइनस अपॉन आर, ये बन गया। इसका मतलब इन दोनों कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे ये टर्म्स होते हैं भाई, इसमें अगर कैपिटल आर गिवन है तो अपन इसको यूज करेंगे, और इस तरीके से ये टर्म्स वाली ये सारी टर्म्स गिवन है यहाँ पर तो अपन ये यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अब यहाँ पे एक चीज और है, जो ये स्मॉल आर है ना, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कुछ डिपेंडेंस होता है भाई। अगर ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर इंटरनल रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पर डिपेंड होता है, 3 फैक्टर पर डिपेंड होता है। ये पहला तो होता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट रोड्स, जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, ये इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उस पर डिपेंड होता है स्मॉल आर। वो जितनी दूर होंगी उतना ज्यादा क्या होगा, स्मॉल आर होगा। स्मॉल आर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये चीज ये ध्यान रख लोगे आप। दूसरी बात होती है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होता है ना उस पर डिपेंड होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इस पे डिपेंड होता है। और जो हमारा थर्ड फैक्टर होता है, ये होता है नेचर। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की मतलब इसका नेचर क्या है, ठीक है। इन 3 फैक्टर पे ये डिपेंड होता है। कई बार अगर पूछे तो यहाँ से वैसे मोस्टली 2 ही फैक्टर पूछता है, अगर तीसरा भी पूछे तो अपन ये लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे नोट ला के लिख लीजिएगा नीचे। अब एक नोट और लगाना है आपको, इंपॉर्टेंट है वो क्या है उसको देखो ध्यान से। हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा है E इक्वल्स टू V प्लस आई आर, ध्यान रख लोगे। ये फॉर्मूला सिंपल सा, E यहाँ पे E ऐसे मत बनाना, ऐसे बनाना, E इक्वल्स टू V प्लस आई आर रखा है। अगर यहाँ पे V टर्मिनल की वोल्टता की बात करें तो V की बात करें तो क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर, यही होता है ना भाई। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे। तो यहाँ फर्स्ट है, जब बैटरी को चार्ज किया जाता है, बैटरी चार्ज कब किया जाता है, कब किया जाता है, जब वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमारी जो टर्मिनल वोल्टेज होगी जब ये चार्ज की जाएगी तो होगी E प्लस आई आर व्हेन गोइंग टू चार्जिंग। अगर ये चार्जिंग की जा रही है तो क्या होगा, फॉर्मूला ये। और अगर ये डिस्चार्जिंग क्या जा रही है, यहां पर लिख दो व्हेन गोइंग टू डिस्चार्जिंग। अभी कह रहे हो सर ये क्या लिख रहे हो आप, भाई ये सिंपल लिख रहा हूं मैं, बैटरी चार्ज भी होती है डिस्चार्ज होती है। चार्ज जब होगी तो ये वाला अपन यूज करेंगे, और जब गोइंग टू डिस्चार्ज तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो बैटरी जब हम सेल को यूज करेंगे तो सेल का जो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो सारे डिस्चार्ज होंगे, तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। आप ये मत सोचना कि सर E प्लस आर, और कहीं पे E प्लस आर दिख जाए तो समझ जाना कि बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है।
ठीक है, ये दो कंडीशन थी हमें यहाँ पर, वो आप समझ लेना, यहाँ पे ये बहुत जरूरी थी, आप अपने नोट्स में लिख लेना। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या आता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कितने टाइप का कॉम्बिनेशन होता है? वही दो टाइप का होता है। पहला कौन सा होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा कौन सा होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, पहला हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, सेल्स। तो यहां पर फर्स्ट हमारा कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ो, अगर बैटरी डिस्चार्ज है, बैटरी का मतलब होता है सेल जहां पे लगे होते हैं, ठीक है। अगर डिस्चार्ज चार्जिंग कंडीशन में, पहले चार्जिंग कंडीशन देख लो, चार्जिंग कंडीशन है तो हो जाएगा फॉर्मूला हमारा V = E + IR। और अगर डिस्चार्ज कंडीशन में है, ये चीज ध्यान रखना भाई, डिस्चार्जिंग कंडीशन में है तो हो जाएगा V = E - IR। तो हम इस सेल के अंदर यूज करेंगे इसको, P - IR को, ठीक है। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या करते हैं, हमारा ये सेल है, इसके साथ इंटरनल रिलेशन जुड़ा हुआ है, दूसरा सेल हमारा ये है, इसके साथ भी इंटरनल रिलेशन जुड़ा हुआ है। इसको हमने, इस सेल तब वर्क करेंगे जब इसे किसी लोड रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा ये क्या है? लोड रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं E1, इसको बोलते हैं R1, ये हो गया E2। बराबर रखना है ना, छोटा बड़ा रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा नहीं रखना है, वो कैपेसिटर होता है इक्वल तो, ठीक है। इसको प्लस माइनस कर दिया, प्लस माइनस, यहाँ पर ये क्या हो गया? R1। इसका जो पोटेंशियल है वो तो हो गया V1, ये कोई A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट, तो एक सेल तो अपना AB हो गया, दूसरा सेल अपना BC हो गया। इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है? V2 है। इसका पोटेंशियल क्या है? अपना V2 पोटेंशियल है। अब देखो भाई ध्यान से, हम सबसे पहले बात करते हैं, तो इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा? अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा अलग कर लो, V1 = क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है E1 - IR1। अब इसमें करंट दोनों में सेम होगी, तो करंट को अपने सेम रखना है, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज के अंदर करंट सेम होती है और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होती है, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहां पे दूसरा देखें V2, तो क्या हो जाएगा? E2 - IR2, इक्वेशन नंबर, ठीक है। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V = क्या हो जाएगा? V1 + V2। V1 की वैल्यू रखो भाई, E1 - IR1 प्लस E2 - IR2, और ये भी यहां पे हम बात करें तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, V = देखो E1 + E2, E1 + E2 और माइनस IR1 और माइनस IR2, माइनस कॉमन ले लो, V = E1 + E2 माइनस कॉमन IR1 + IR2, और माइनस के साथ I भी कॉमन ले लें क्या? दोनों में सेम ही तो है, तो R1 + R2। तो हम इसको अपन क्या कर सकते हैं कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये हमारे लास्ट में इक्वेशन आती है, इक्वेशन नंबर 3, तो लिख सकते हैं नाउ इक्वेशन 3 कंपेयर विद V = E equivalent - IR equivalent। तो यहाँ पे E equivalent किसको मान रखा है हमने? E1 + E2 का, और R equivalent किसको माना है? R1 + R2 का। तो हमारे लास्ट में, चाहो तो आप ये लिख सकते हो सीधा, ये मत लिखो कंपेयर विद, ये फिर आप कहोगे सर ये तो कंफ्यूजन है। E1 + E2 को तो हमने मान लिया यहाँ पे E equivalent, R1 + R2 को हमने क्या मान लिया? R equivalent। तो यहाँ पे बन जाएगा V = E equivalent - IR equivalent। ये अपना क्या है? फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो? देखो मैंने जैसे लास्ट वाले फॉर्मूले को मॉडिफाई किया था ना, वैसे आप इसको कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो I की वैल्यू निकालो, अगर यहाँ से I की वैल्यू देखें अपन, तो देखो तो क्या हो जाएगा? V I इधर से भाई इधर ले जाओगे तो V - EQ अपॉन R equivalent, और माइनस आ जाएगा। अब माइनस इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? I = E equivalent - V अपॉन R equivalent। अभी क्या सर ये कैसा आया भाई? हमने देखो इसको V तो था से इधर ले गया तो माइनस हो गया, माइनस इक्विवेलेंट, अब ये माइनस बचा था, माइनस और R equivalent नहीं चला गया,
तो यहाँ पर माइनस दोनों साइड कॉमन लिया, तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो आर इक्वलेंट तो ई इक्वलेंट माइनस वी और अपॉन आर इक्वलेंट। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम वी इक्वल्स टू आई आर मान लें, भाई आई कैपिटल आर मान ले, इस रेजिस्टेंस को अपन दे रखा है ना यहाँ पे कैपिटल आर, ये मान ले तो क्या हो जाएगा, तो आई कैपिटल आर इक्वल्स टू इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। तो आई दोनों से कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से इसको मैं ट्रांसफर करूं तो आई आर प्लस आई आर इक्वलेंट इक्वल्स टू ई इक्वलेंट। अब यहाँ से आई कॉमन तो क्या हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर इक्वलेंट इक्वल्स टू ई इक्वलेंट। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इक्वलेंट। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया, एक ये बन गया, एक अपना ये बन गया। इंपॉर्टेंट ये है, इसके फिर आप कितने भी फॉर्मूला बना सकते हो। अगर आप सब यहाँ से कंडीशन दे दे कि यहाँ पर ये सेल n है, n सेल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट में E1 प्लस E2 प्लस n तक पहुंच जाएगा, और R इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस किस तक पहुंच जाएगा n तक, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे की वैसे लिखिए। अगर एक कंडीशन और दे दे, कंडीशन क्या दे दे कि जो n सेल है वो सारे के सारे इक्वल है, मतलब E1 E2 नहीं है, E1 इक्वल्स टू E2 है। तो यहाँ पे कंडीशन देखना क्या है, कंडीशन ये है कि अगर दो चीजें, मतलब कि जो सारे सेल हैं जो इसके अंदर सेल लगा हुआ है उन सबका जो ईएमएफ है अगर वो इक्वल हो जाए, इट मींस E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू डैश डैश इक्वल्स टू EN इक्वल्स टू E। तो अपन यहाँ पे E1 बहुत सारे हैं, तो अपन इसको किसके इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे NE हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर E इक्वलेंट क्या हो जाएगा NE, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा NE। और सिमिलरली अगर देखें तो R1 प्लस R2, अब R1 अगर R2 के बराबर है, R उसके बराबर R3 के बराबर, तो Rn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सारे के सारे NR। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू NE माइनस, इक्वलेंट नहीं आएगा, इक्वलेंट तो हट गया ना भाई, बराबर NR माइनस I NR। इस तरीके से अपन यहाँ लिख सकते हैं। कब, जब अगर आपसे कंडीशन बोल ले कि सारे के सारे इक्वल है, ये कंडीशन है भाई, सारे सारे इक्वल होते हैं, अपना जो ग्राफ वो बनेगा ये बन जाएगा। अब यहाँ से चाहो तो आप n कॉमन ले सकते हो, और फिर वो चीजें जो अपन जानते हो वो सब अपन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना फाइनली वो इक्वेशन ये बनेगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले, जो क्या है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद हम किसकी बात करेंगे, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब क्या होता है, अलग अलग पोटेंशियल सेम होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी अलग अलग होगी। तो ठीक है, उसके बिहाफ पे देखो यहाँ पे सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आपके आरबीएससी में कई बार ये पूछा हुआ भी है। हम बात करते हैं यहाँ पे अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो भाई ध्यान से, ये अपना दो सेल लेते हैं, एक तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, एक दूसरा सेल हमारा ये हो गया, इसके साथ भी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने कैपिटल R एक्सटर्नल से जोड़ दिया और यहाँ इस तरीके से ऐड कर दिया। यहाँ पे करंट I1 हो गई, इसके अंदर I2 हो गई, यहाँ पे V है, यहाँ V है, इसको बोल दिया E1, इसको बोल दिया E2, यहाँ बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2। ठीक है, इस पॉइंट को बोल दिया हमने A और इस वाले पॉइंट को क्या बोल दिया B, और यहाँ क्या हो गया कैपिटल R। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू E माइनस IR, यही होता है। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ I1 है, अलग अलग है, तो यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V। देखो भाई, अगर इसको अपन इधर प्लस करते हैं तो मैं शॉर्टकट निकालूं, E माइनस V होता है अपॉन R, ये आ जाएगा। देखो अगर ये माइनस अपन इसको लेके इधर चले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा E माइनस V अपॉन R। ठीक है, अब फॉर फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल की हम बात करें तो फॉर फर्स्ट सेल की हम बात करें तो I1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा I1 इक्वल्स टू E1, इसमें चेंज होगा लेकिन V चेंज नहीं होगा, अपॉन R1। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे की बात करें फॉर सेकंड, ऐसे कितने भी हो सकते हैं भाई, n तक हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा I2 इक्वल्स टू E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I इक्वल्स टू I1 की वैल्यू रखो,
E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। एलसीएम ले लो, I इक्वल्स टू एलसीएम क्या हो जाएगा R1 R2, R1 से डिवाइड किया तो R2 से मल्टीप्लाई कर लो, R2 E1 माइनस R2 V, ठीक है, प्लस R2 R1 से मल्टीप्लाई कर लो, R1 E2 माइनस R1 V। ये बचता है ना भाई। अब यहाँ देखो इन दोनों से अगर V को अपन अलग से ले सकते हैं तो हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या बन जाएगा, तो उसको समझने के लिए आसान है। तो यहाँ पे हो जाएगा I R1 R2 इक्वल्स टू, यहाँ देखो E1 R1 E2 R2, तो इसको तो अपन अलग कर लेते हैं। तो E1 R2 प्लस ये प्लस है, ये प्लस है, E2 R1। अब इसको देखो इसमें कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे माइनस R1V और माइनस R2V। अब देखो यहाँ से I R1 R2 इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है, माइनस क्या कॉमन लिया हमने, V कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। क्लियर। तो यहां से अगर अपन V निकालना चाहें तो अपन V निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब इस V को निकालने के लिए अगर अपन इसको इधर लेके जाते हैं, इन सब को इधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा V R1 प्लस R2, और ये सारा ये तो मतलब सेम ही रहेगा, इसको ले जाएंगे तो E1 R2 प्लस E2 R1, और ये हो जाएगा माइनस I R1 R2, ठीक है। उसको लेके आते प्लस और इसको इधर लेके तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप V निकालना चाहें तो निकाल सकते हो भाई, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इसको अलग सेपरेट भी करना चाहो तो कर सकते हो भाई, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब मेरे सर ये आपने सेपरेट क्यों किया है भाई, मुझे R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट लेकर आना है, तो मैं इसको तो पूरे किसके मान लूंगा, E इक्विवेलेंट के, और उसके किसके मान लूंगा R इक्विवेलेंट के। तो हमारा जो अब नया यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है तो वो क्या बन जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो बन जाएगा V इक्वल्स टू, देखो ध्यान से क्या फॉर्मूला बनेगा, V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो ये अपना क्या बन गया, यहाँ पर वो फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसी भी आप पे हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन कि सर E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E हो और R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R हो, तो क्या होगा, सिंपल है भाई। यहाँ पर जो अपने को E1 दे रखा है, इसको E रहना है, इसको E R हो जाएगा, तो 2ER हो जाएगा अपॉन 2R हो जाएगा। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। कंडीशन देखो, कंडीशन ये है E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E अगर हो जाता है और R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो ही कंडीशन है, n तक हो सकता है ऐसा, ठीक है। अगर यहाँ से V निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू, पहला देखो फर्स्ट, तो E1 ER मतलब कि 2ER मतलब कि 2ER, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे अपॉन 2R, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो यहाँ पे V आ जाएगा माइनस, और I यहाँ पे R1 R स्क्वायर हो जाएगा, I R स्क्वायर अपॉन 2R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, और तो यहाँ पे क्या बचेगा ये, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपना, V इक्वल्स टू E माइनस 1 I R अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 के लिए। n के लिए निकालना चाहो तो n के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी आप कंडीशन, ये कौन सा हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन टॉपिक की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे टॉपिक है वो है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एनर्जी को पता है अपने को, जो वर्क डन होता है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, एनर्जी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वर्क डन को बोलते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या होता है, कि किस तरीके से अपन यहाँ पे उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं और क्या उसका जो रिजल्ट होगा वो आएगा। तो अपना अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान देना भाई यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वर्क डन, और वर्क डन को W किस पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछता है तो आप सिंपल से लिखते हो, द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF टू मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज नोन एज
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। W इक्वल्स टू QV। अगर यहां से बात करें अपन Q की, तो Q को अपने पढ़ रखा है क्या होता है, IT होता है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रखा है हमने, और V इक्वल्स टू पढ़ा है हमने IR, पढ़ा है ना, ये दोनों चीजें हमने पढ़ रखी है। वैल्यू पुट करो तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IT मल्टीप्लाई बाय IR, तो इसको अपन ये बोल सकते हैं क्या, I स्क्वायर RT। अगर किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है किसी सोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो किस में होता है, I स्क्वायर RT में होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो W जो वर्क डन होगा वो हीट में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर कोई वहां पे रेजिस्टेंस है तो किस में कन्वर्ट होगा, W। तो W क्या होगा यहाँ पे, ये तो हो गया अपनी पावर, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं अब इक्वेशन इज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर। उसके बाद W इक्वल्स टू जनरेटेड हीट, तो क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो यहां से ग्लो बनता है अपना H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल R, H प्रोपोर्शनल T। और इन तीनों जो ये इक्वेशंस हैं इसको बोलते हैं हम जूल्स फर्स्ट लॉ, जूल्स सेकंड लॉ, जूल्स थर्ड लॉ। तो हमारे ये कौन सा हो गया, जूल्स लॉ हो गया। क्या हो गया, जूल्स लॉ। अगर यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जूल्स लॉ, व्हाट इज जूल्स लॉ, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं ये जो तीनों इक्वेशंस हैं किसको रिप्रेजेंट करती है, जूल्स लॉ को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, जूल्स लॉ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद हम बात करें इलेक्ट्रिकल पावर की। एनर्जी के बाद अपना अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। मैं यही पढ़ा रहा हूँ, आपको देखना ध्यान से, ये चीजें बहुत पढ़ चुके हो आप अपने 11th क्लास में 5th चैप्टर में पढ़ चुके। इलेक्ट्रिकल पावर होती है WOP इक्वल्स टू पावर P इक्वल्स टू W अपॉन T। W क्या है यहाँ पर, I स्क्वायर RT अपॉन T। तो पावर क्या हो गई यहाँ पे, I स्क्वायर R। इसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो गई, I स्क्वायर R। इसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। अब हमें पता है P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू I होता है। इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू रखते हैं तो V इक्वल्स टू I हो जाएगा। ये किसके, I की वैल्यू रखो, R की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो यहाँ से I से I कैंसिल हो जाएगा, तो VI। तो देखो अगर यहाँ से रखें R इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। V इक्वल्स टू IR होता है ना, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I हो जाएगा। तो यहाँ से अपना जो P है अगर अपन निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I स्क्वायर अपॉन I और V। तो यहाँ से I स्क्वायर से I, तो P इक्वल्स टू क्या हो, VI। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, VI। तो I वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, P अपॉन V। इसको अंदर रखो इसमें। तो यहाँ से पावर कंजप्शन अगर निकालना चाहें तो सिंपल सा है अपना, निकाल सकते हो। PC इक्वल्स टू रखो P अपॉन V, तो क्या हो जाएगा, PC इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर और R। अगर P स्क्वायर एंड R स्क्वायर को अपन कांस्टेंट मान लेते हैं तो यहाँ पावर कंजप्शन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्क्वायर के। इसको कई बार पूछा हुआ है बोर्ड में, तो यहाँ सिंपल बोल सकते हो पावर कंजप्शन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। अब यहाँ पे अगर V को इंक्रीज करते हो आप तो पावर कंजप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो हाई ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें वोल्टेज हाई करके भेजी जाती है, क्योंकि क्या कम हो, पावर कंजप्शन कम हो। तो यहाँ पावर कंजप्शन कम करना है तो वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। वोल्टेज कम होगी तो पावर कंजप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए अपन कहते हैं कि आप कहते हो ना कि ये स्टार्टिंग से 11,000 के बजाय 400 वोल्ट क्यों आती है अपने घर पे, भाई 11,000 क्यों आती है, 400 क्यों नहीं आती स्टार्टिंग से, ट्रांसफार्मर वहीं क्यों लगाते हैं, क्योंकि कम वोल्टेज पर पावर कंजप्शन ज्यादा होता है। पावर कंजप्शन का मतलब जो वेस्टेड पावर होती है, समझ आ गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हायर जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हाई पावर का ट्रांसमिशन होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि पावर कंजप्शन कम होता है उसके अंदर। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 फिनिश होता है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।